नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो दोस्त आज के इस वीडियो में हम आपको जीएस जो कि फास्ट रिवीजन, ठीक है ना? आपको टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में आपको बार-बार ये क्वेश्चन पूछता है और आज भी पूछ रहा है। आप बहुत सारे एग्ज़ाम में आप देखिएगा ये जब क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपको मालूम चलेगा कि ये क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछता ही है और पहले भी पूछा हुआ है। तो दोस्त आज इस वीडियो में साइंस से हम आपको 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएँगे और आगे भी बहुत सारे इसी तरीके से जीके जीएस से क्वेश्चन कंप्लीट करवाते रहेंगे, ठीक है ना? तो चलिए हम आपको आज का क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो भी नए व्यूअर्स हैं, अगर आप सच में सीरियस होके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर सच में अगर आपको ये वीडियो पसंद पड़ रहा है ना, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपको इसमें आपको एक्सप्लेन भी करवाया जाएगा और आपको फास्ट रिवीजन के साथ सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है ना? और बिना समय गँवाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं बिना आपका समय गँवाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? तो पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में ना कहीं-कहीं आपको 80% भी दे देता है। कितना परसेंट? 80% भी दे देता है। कहीं-कहीं आपको 71% भी देता है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको जो है ऑप्शन के हिसाब से आपको सही टिक लगाना है, ठीक है ना? क्योंकि ऑप्शन में जो दिया होगा उसी के अनुसार हमको सॉल्व करना है। तो देखिए ऑप्शन क्या है 10%, ऑप्शन बी है 20% और ऑप्शन सी है 5% और ऑप्शन डी है 70%। तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 70% हो जाएगा। यानी कि हमारे शरीर में टोटल 70% से भी ज़्यादा पानी की मात्रा हमारे शरीर में होती है, ठीक है ना? जिनको भी जानकारी है वो कमेंट सेक्शन में आगे वाले प्रश्न का जवाब देते रहेंगे, ठीक है ना? चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न जो है 2 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना? आप बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? तो दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम लगभग होता है, मतलब शरीर का जो है सामान्य तापक्रम कितना होता है? देखिए ये फ़ॉरेनहाइट में पूछा हुआ है, ठीक है ना? देखिए यहाँ पर डिग्री लगा दीजिए आप, ठीक है ना? 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 98 डिग्री सेल्सियस है या फिर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है या फिर 66 फ़ारेनहाइट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिनको भी जानकारी है कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए जब फ़ारेनहाइट में पूछा ना तो 98.6 हो जाएगा। अगर वहीं सेल्सियस में पूछे तो कितना हो जाएगा? 37 यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना? अगर वहीं केल्विन में पूछे तो कितना हो जाएगा? 310 केल्विन हो जाएगा। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री हो जाएगा, सेल्सियस में हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस केल्विन में हो जाएगा 310 केल्विन। हमारे शरीर का तापमान हम बता रहे हैं, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना? अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः में माने किसमें पचता है? ऑप्शन है उदर में, ऑप्शन बी है छोटी आँत में या ऑप्शन सी है बड़ी आँत में, फिर ऑप्शन डी है यकृत में। आपको मालूम है कि सबसे पहले भोजन मुख से पचते हुए माने मुँह से पचते हुए क्योंकि मुँह में तो लार है जिसकी वजह से हमारा भोजन यहीं से पचना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो मानव शरीर में आहार मुख्यतः ऑप्शन ए के हिसाब से किसमें पचता है? तो टोटल जब ये छोटी आँत में पड़ता है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो छोटी आँत में आपको 95% खाना जो है पच जाता है। ठीक है ना? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आँत हो जाएगा। ठीक है ना? आपको हम देख लीजिए चित्र के माध्यम से भी सारा क्वेश्चन में आपको चित्र के माध्यम से भी सारी चीज़ें कंप्लीट देखिए ये जो है छोटी आँत है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये जो है छोटी आँत है और ये जो है ये बड़ी आँत है। जब इसमें से पच जाता है तो इसमें फिर आता है बड़ी आँत में। उसके बाद से पचते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना? अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 4th नंबर सवाल है। सवाल क्या है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। पनीर से या फिर पालक से या फिर मछली से या फिर दूध से। जो भी व्यूअर्स है देख सकते हैं कि चित्र के माध्यम से आप बता सकते हैं कि लोहा जो होता है किसमें पाया जाता है? हरी साग-सब्जियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन में क्या है? पालक यानी पालक में जो होता है आयरन की मात्रा होती है, जिसे हम लोहा कहते हैं, ठीक है ना? उसी के माध्यम से हमारे शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि पालक, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। 5वां नंबर प्रश्न क्या है? तो देखिए, ये 5वां नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन-सा है?
ऑप्शन ए है कार्बन है, या फिर ऑप्शन बी है नाइट्रोजन है, या ऑप्शन सी है कैल्शियम है, या फिर ऑप्शन डी है ऑक्सीजन है। बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज होता है। लेकिन कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि O2 हो जाएगा। ये ऑक्सीजन जो होता है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है ना? तत्व के बारे में पूछ रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तत्व पूछ रहे हैं तो तत्व क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं हम 6 नंबर प्रश्न में, इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुँह में पाचन होता है, यानी कि मुँह की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, सॉरी दोस्त यहाँ पे बी होना चाहिए तो गलती से ऊपर हो गया है। लेकिन चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी है वसा, फिर ऑप्शन डी है विटामिन। ठीक है ना? तो आप बताइए कि मुँह में सबसे पहले कौन पाचन शुरू होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। देखिए हमारे कोई भी खाना खाते हैं ना, तो हमारे मुँह में लार के माध्यम से पचना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद धीरे-धीरे ट्राइकेडिया से होते हुए आपको छोटी आँत में होते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम होते हुए छोटी आँत में जाता है, ठीक है ना? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है सबसे पहले मुँह में पचना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में, ठीक है ना? 7 नंबर प्रश्न क्या है कि भोजन का जो पाचन होता है निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? अभी आपको पिछले प्रश्न को भी बताए कि कहाँ से होता है? मुँह से स्टार्टिंग होता है, ठीक है ना? अभी जस्ट पिछले प्रश्न को ही आपको क्लियर किए। तो इसको ऐसे-ऐसे क्वेश्चन घुमा-फिरा के आते हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को आराम से हल कर दीजिएगा, ठीक है ना? देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में ना 100 में 100% हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत सारा क्वेश्चन ईज़ी भी होता है। जो विद्यार्थी ईज़ी क्वेश्चन को छोड़ देगा, समझिए कि वो ऐसे ही कट ऑफ से बाहर हो जाएगा, क्योंकि ईज़ी तो सब बनाते हैं, हार्ड में लड़ाई करना है। तो हम इसलिए टॉप मतलब हार्ड, मॉडरेट और ईज़ी सारा क्वेश्चन हमारे चैनल पे कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा-सा ईज़ी और मॉडरेट है, ठीक है ना? तो इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? मुँह, ठीक है ना? अब हम 8वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? ठीक है, देखिए हम चित्र के माध्यम से भी सारी चीज़ें लगा दिए, जो थ्योरी पढ़े होंगे उनको भी दिक्कत नहीं होगा और जो नहीं पढ़े होंगे उनको भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? तो देखिए ऑप्शन ए है स्टेपिस जो कि कान में होता है, ये बोल रहा है बी कशेरुक, और ऑप्शन सी है फीमर, और ऑप्शन डी है कपाल हड्डी। तो आपको पता ही है कि जो सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी जो होती है, वो हमारी जाँघ की होती है, जिसको बोला जाता है फीमर की हड्डी। देख सकते हैं ये जो देखिए घुटने के ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, देखिए ये वाला एरिया, ये फीमर की हड्डी है, ठीक है ना? सबसे बड़ी और मजबूत होती है, ठीक है ना? तो ये जो होती है फीमर की हड्डी, जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 9th नंबर प्रश्न पे, जो कि आप ध्यान से देखिएगा। 9th क्या है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा, ध्यान से देखिएगा, आंतरिक की बातें कर रहा है, यानी कि अंदर के अंग की बातें कर रहा है। तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन-सा है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क है, ऑप्शन बी है गुर्दा यानी कि किडनी, और ऑप्शन सी है यानी कि लीवर, या फिर ऑप्शन डी है कि हृदय। तो सबसे बड़ा जो अंग बोल रहा है ना आंतरिक अंग, वो कौन सा हो जाएगा आपका? यकृत हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपको? लीवर हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि देखिए चित्र के माध्यम से आपको लगा दिए। तो अगर बोलेगा आंतरिक तो आप लीवर को मारिएगा, आंतरिक अंग बोलेगा तो लीवर को मारिएगा, और सिर्फ ये पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आप सीधे और सीधे किसको मारिएगा? त्वचा को मारिएगा, ठीक है ना? किसको मारिएगा? त्वचा को, यानी कि स्किन को आंसर मारिएगा, ठीक है ना? इस क्वेश्चन का आप ध्यान से समझ जाइएगा, ठीक है? अब चलते हैं हम 10 नंबर प्रश्न पे, जो कि काफ़ी आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 10 नंबर कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? ऑप्शन ए है 1350 ग्राम, ऑप्शन बी है 1250 ग्राम, या फिर ऑप्शन सी है 1100 ग्राम, या फिर ऑप्शन डी है 1500 ग्राम। तो मानव मस्तिष्क का वजन के बारे में बात करें, आपको पता होना चाहिए कि पुरुष का जो मानव मस्तिष्क का वजन होता है ना, महिलाओं से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। महिलाओं का जो मस्तिष्क का वजन होता है, थोड़ा-सा कम होता है। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1350 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन के हिसाब से सभी को जवाब देना है। ठीक है ना? जिनको भी जानकारी कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देते जाएँगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1350 ग्राम हमारे मानव मस्तिष्क का वजन होता है। ठीक है? अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर सवाल पे। सवाल क्या है? 11 नंबर सवाल है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन-सा है? देखिए, हम उसका वज़न देख लिए, अब इसका हम बड़ा भाग देखते हैं। 3 भाग में बँटा होता है, आपको मालूम नहीं होना चाहिए, तो सबसे बड़ा भाग पूछ रहा है। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ऑप्शन है मस्तिष्कांत, या फिर ऑप्शन बी है प्रमस्तिष्क, या फिर ऑप्शन सी है अनुमस्तिष्क, या फिर ऑप्शन डी है मध्य मस्तिष्क। सही आंसर जिनको भी जानकारी है कमेंट सेक्शन में एकदम भर दीजिए कि हाँ भाई, ये आंसर सही होगा, नहीं तो हम तो बताएँगे। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क, इसको क्या बोला जाता है? सेरिब्रम बोला जाता है।
ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉम मस्तिष्क, जो कि सबसे बड़ा भाग, पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है, यानी कि प्रॉम मस्तिष्क होता है। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसीलिए भी ये कोई भी क्वेश्चन हम 3-4 बार रिपीट करते रहे, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल ही बैठ जाए। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा ना, जब एग्ज़ाम में बैठिएगा, तो एकदम एग्ज़ाम को फोड़ के आइएगा। बिना सोचे-समझे अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं ना, तो बिना सोचे-समझे आप बस क्वेश्चन को देखते ही बना कर आइएगा। क्योंकि क्वेश्चन इस वीडियो से या फिर हमारे चैनल से जितने भी वीडियो आएँगे ना, समझा-समझा कर हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते जाएँगे, ठीक है ना? अब चलते हैं हम 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न क्या है? 12 नंबर प्रश्न है कि शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन-सी है? सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, या फिर ऑप्शन बी है यकृत यानी कि लीवर, या फिर ऑप्शन सी है गुर्दा यानी कि किडनी, या फिर ऑप्शन डी है हृदय। कौन-सा सही इसका आंसर हो जाएगा? जिनको भी जानकारी है कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बता दीजिए। देखिए, चित्र के माध्यम से आपको हम बना दिए। आप जिनको भी समझ में आ रहा है बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, चित्र जिस तरीके का लगाया गया है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी कि न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है ना? अब हम 13 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, यानी कि अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? यानी कि सबसे छोटी ग्रंथि के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन ए है लीवर, यार ऑप्शन बी है थायराइड, या फिर ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर ऑप्शन डी है लार ग्रंथि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको क्या बोला जाता है दोस्त? इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। यानी कि मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न, जो कि काफी बेहतरीन प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, अभी पीछे वाला प्रश्न जो कंप्लीट करो उसी से है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ये बताइए। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है हमेशा एग्जाम्स में। तो शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर थाइमस, या तिल, या फिर बुनर ग्रंथि। तो अभी पीछे वाला प्रश्न क्लियर करा है, किसको बोला जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है। इसको बोला जाता है मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए चित्र भी लगवाए हैं। देखिए, ब्रेन के इस साइड में एक छोटा-सा, एकदम मतलब समझिए कि एकदम दाना के बराबर रहता है, जो कि इसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। देख सकते हैं आपको, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिना आपका समय एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करवाते जाएँगे। वैसे प्रश्न का क्या, जो कि आपको फटाफट बताते जाए, आपको कुछ समझ में ही ना आए, तो इस चैनल पे आपको बारीकी से और बेहतरीन तरीके से आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो देखिए, ये 15 नंबर प्रश्न क्या है कि हम 1 मिनट में कितनी बार साँस लेते हैं? ठीक है ना? 1 मिनट की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है 16 से 18 बार, या फिर ऑप्शन बी है 30 से 20 बार, या फिर ऑप्शन सी है 100 से 10 बार, फिर ऑप्शन डी है 4 से 8 बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार, यानी कि हम 1 मिनट में 16 से 18 बार की साँसें लेते हैं, ठीक है ना? और ये शांत मुद्रा की बात कर रहा है। अगर हम दौड़ रहे हैं तो उसकी अलग ती वॉल्यूम होगी, या फिर हम कुछ काम कर रहे हैं उसका अलग होगा। तो शांत मुद्रा की बातें कर रहे थे, यानी कि 16 से 18 बार हम 1 मिनट में साँस लेते हैं, ठीक है ना? या फिर इससे कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग थोड़ा-सा वो होता है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए आंसर सही होगा। अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर पे ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर जो है हड्डी से सवाल है। सवाल है कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन ए खोपड़ी में, या फिर ऑप्शन बी है टाँग में, या फिर ऑप्शन सी है भुजा में, या फिर ऑप्शन डी है मुँह में। तो टिबिया नामक जो हड्डी होती है ना, वो हमारी कहाँ पे पाई जाती है? टाँग में पाई जाती है। देखिए, टी से टाँग और टी से टिबिया, यानी कि टिबिया की जो हड्डी होती है वो हमारी कहाँ पाई जाती है? टाँग में पाई जाती है। इसको आप ध्यान से देखिए, चित्र के माध्यम से भी हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। देखिए, ये टिबिया है। देखिए, ये जो हमारा जो पैर है ना, नीचे वाला घुटने के नीचे वाला, तो जो हम आगे वाला जो वो हड्डी होता है ना, जो हम लोग छू पाते हैं, उसी हड्डी को हम टिबिया बोलते हैं, इसी हड्डी का। इसके पीछे वाला जो हड्डी है, इसको क्या बोलते हैं? फिबुला बोलते हैं। इसके पीछे वाले की, इस वाले की बात कर रहे हैं। इसको फिर आगे वाला जो हड्डी है, इसको हम टिबिया बोलते हैं, ठीक है ना? तो टिबिया जो होती है टाँग से रिलेटेड है, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि अगला प्रश्न क्या है? 17 नंबर सवाल है। देखिए, वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ़ उसमें आंसर मार के आइएगा, ठीक है ना? 17 नंबर प्रश्न क्या है? वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, यानी कि पित्त का मतलब बाइल, जूस। जूस एक बनता है जो हमारे शरीर में, जो हमारे खाने को पचाने में काम आता है, उसी को बाइल जूस को उत्पन्न करता है। कौन करता है हमारा अंग? तो ऑप्शन ए है पित्ताशय, या फिर ऑप्शन बी है यकृत, या फिर ऑप्शन सी है गुर्दा, या फिर ऑप्शन डी है ग्रासनली।
तो आपको सभी लोगों को पता है कि जो बाइल जूस उत्पन्न करता है वो कौन-सा उत्पन्न करता है? जिनको भी जानकारी है कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो हम बताते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत हो जाएगा। बहुत सारे लड़के क्या मारते हैं, पित्त है ना तो पित्ताशय मार दीजिए, ये गलत बात है, ऐसा नहीं किया जाता है। पित्ताशय एक ना स्टोर करने की जगह है, देखिए ये जो है गॉल ब्लैडर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। पित्ताशय को क्या बोला जाता है? गॉल ब्लैडर, ये स्टोर करता है। अब बाइल जिसको कोई स्टोर करने वाला चाहिए ना, ये तो यकृत बना देता है, यानी कि लीवर बना देता है। हई जो है ना गॉल ब्लैडर यानी कि ये पित्ताशय को इंग्लिश में बोला जाता है गॉल ब्लैडर, ये क्या करता है बाइल को यानी कि इसी पित्त को क्या करता है स्टोर करके रखता है। जब ज़रूरत पड़ता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको मतलब भेजते रहता है, खानों को पचाने में, फैट को पचाने में भेजते रहता है, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए यकृत। यकृत जो है यानी कि लीवर जो है आपको पित्त का उत्पादन करता है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, 18 नंबर सवाल पे। सवाल क्या है 18 नंबर सवाल है कि ऑप्थैल्मिक, ऑप्थैल्मिक क्या है किससे संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि ऑप्थैल्मिक शब्द जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है नाक से है, या फिर ऑप्शन बी है मुँह से है, या फिर ऑप्शन सी है जीभ से, या फिर ऑप्शन डी है आँख से। आपको सभी को मालूम है दोस्त कि ऑप्थेलिंग जो है एक प्रकार का शब्द है जो कि आँखों से रिलेटेड करता है। आपको चित्र भी लगा दिए किससे करता है? आँखों से रिलेटेड करता है। जैसे मानते हैं कि आँख में बोलता है ना कोई ऑप्थेलिक की दवाई लाइए, या इसका मतलब आँखों की दवाई लाइए, या फिर कोई व्यक्ति ऑप्थेलिक डॉक्टर से दिखाना चाह रहा है, यानी कि वो जा रहा है आँखों के डॉक्टर से दिखाने जा रहा है, ठीक है ना? ऑप्थेलॉजी उसको बुलाया जाता है, ठीक है ना? तो आँखों से संबंधित ये शब्द किससे संबंधित है? आँखों से संबंधित है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न क्या है? तो उस 19 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन-सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन है, या फिर ऑप्शन बी है खनिज लवण है, या फिर ऑप्शन सी है विटामिन है, या फिर ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी धावक होते हैं धावक, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी धावक होते हैं वो क्या करते हैं ग्लूकोज पीते हैं, या फिर आप कोई भी धावक हो तो उसको बनाना दे दिया जाता है, क्योंकि बनाना में जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज हो या फिर बनाना हो, उसमें जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो कि तुरंत एनर्जी दे देता है, तत्कालीन ऊर्जा दे देता है, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो ऐसा मतलब वो कार्ब है ना जिससे आपको तुरंत एनर्जी मिल जाता है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है 20 नंबर सवाल है, ठीक है ना? जो कि क्या बोल रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यानी कि मानव रक्त का पीएच मान पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 3, या फिर ऑप्शन बी है 7.4, या फिर ऑप्शन सी है 6, या फिर ऑप्शन डी है 12, ठीक है ना? तो आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में ही बताया था, शॉर्ट्स के माध्यम से भी और फुल वीडियो के माध्यम से भी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि देखिए 7.4 हो जाएगा, इसका मतलब आपको देखिए पीएच स्केल भी लगा दिए। आपको देखिए ये 7 होता है, इसके आगे 7.2, 7.3 और 7.4 हमारे यहाँ पे आ जाता है। इधर जब जाइएगा तो ये घटते जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो खट्टा वाला जितने भी सामान होता है ना 7 से नीचे आ जाते हैं। उसको क्या बोला जाता है? एसिडिक बोला जाता है, यानी कि अम्लीय बोला जाता है, ठीक है ना? 7 से जैसे आगे बढ़ते हैं 7, 8, 7.4, 7.9, ये क्या हो जाता है क्षारीय, सॉरी एल्कीन, यानी हाँ क्षारीय हो जाता है, ठीक है ना? हिंदी में क्षारीय, इंग्लिश में एल्कीन हो जाता है। 7 पे जो रहेगा ना 7 पे वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, उसको बोला जाता है न्यूट्रल बोला जाता है। तो हमारा जो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है क्या होता है? क्षारीय होता है। इसीलिए क्योंकि 7 से ज़्यादा है तो क्या हो जाए? एल्कीन हो जाए, यानी कि 7.4 है इसका, तो क्षारीय हो जाएगा। अभी आपको हम समझाएँ, यहाँ पे पीएच स्केल भी लगा दिए हैं कि देखिए इधर आ रहा है तो एसिडिक हो रहा है, इधर जा रहा है तो एल्कीन हो जा रहा है, 7 के बीच में तो न्यूट्रल हो जा रहा है। तो इस बात को आप समझ लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर रक्त का भी मान लगा दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? 21 नंबर सवाल है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है? यानी कि हार्ट का जो है कंपन का सही रेट क्या होता है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो आपको पता ही है कि स्पंदन जो होता है हमारा हार्ट 72 पर मिनट आपको चलता है, ठीक है ना? यानी कि ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 72 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो वही स्पंदन की बातें कर रहा है, यानी कि कंपन की बातें कर रहा है,
ठीक है, अब हम चलते हैं 22 नंबर सवाल पे। 22 नंबर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल है 22 नंबर, सवाल बोलता है कि सौरदाता रुधिर वर्ग कौन है? ऑप्शन ए है या फिर बी है या फिर ऑप्शन सी ए-बी है या फिर ऑप्शन डी ओ है। तो आपको मालूम है कि सौरदाता जो सभी को खून दे दे यानी कि ब्लड दे दे, तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओ जो होता है ना, सौरदाता होता है, वो सभी को ब्लड दे देता है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना? अगर वहीं पूछे कि सर्वग्राही, तो ए-बी जो होता है ना, वो सभी से ले लेता है, इसीलिए इसका सर्वग्राही बोला जाता है, ए-बी। तो याद रखिएगा सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए-बी। सर्वदाता ओ हो जाएगा और सर्वग्राही ए भी हो जाएगा। आगे भी प्रश्न इसके बारे में मिलेगा, आप देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 23 नंबर ही मिल गया आपको सवाल। सवाल क्या है कि सर्वदाता यानी कि सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन-सा होता है? ठीक है ना? सर्वग्राहक की बातें कर रहा है। ठीक है ना? तो सर्वग्राहक या सर्वग्राही की बात करता हो, तो आप सीधे-सीधे ए बी पे टिक मारिएगा, यानी कि ऑप्शन सी यानी कि ए बी सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो आपको पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि सर्वदाता बोलेगा तो ओ मारिएगा और सर्वग्राही यानी कि सभी से खून ले लेता हो, उसको सर्वग्राही बोलते हैं, यानी कि ये भी सभी को खून दे देता है, उसको सर्वदाता बोलते हैं, यानी कि ओ बोला जाता है। ठीक है ना? तो 23 नंबर प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि 24 नंबर सवाल है। ये बोल रहा है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन-सा है? ऑप्शन ए है बेरी-बेरी या फिर ऑप्शन बी है डायबिटीज या फिर ऑप्शन सी है कैंसर या फिर ऑप्शन डी है एनीमिया। तो देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए, आपके जीवन में भी इस चीज़ को ज़रूर काम आएगा। तो देखिए इंसुलिन की कमी से ना हमेशा याद रखिएगा डायबिटीज होता है। डायबिटीज के मतलब समझिए करते हैं क्या होता है? मधुमेह रोग, यानी कि शुगर वाली प्रॉब्लम। जो बोलते हैं ना कि शुगर जांच करवा लीजिए, उन्हीं को बोला जाता है डायबिटीज प्रॉब्लम हो गया है। होता क्या है कि हमारे शरीर में जो पैंक्रियाज जो होती है, वो इंसुलिन की स्रावित करती है, यानी कि सिंक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है ना? यानी कि इंसुलिन की जो है स्रावित करती है। जब इंसुलिन की कमी होने लगती है ना हमारे शरीर में, तभी जाके हमारे शरीर में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए डॉक्टर जो क्या करता है ना, इंसुलिन की सुइयाँ लगाना शुरू कर देता है, ठीक है ना? तो दोस्त, इससे बचाव के लिए सिंपल से एक ही काम करना है डायबिटीज़ के लिए, कि आपको थोड़ा-सा मीठा से दूरी बना के रखना है। यानी कि जो चीनी किसी भी प्रकार का हो, चीनी हो, शहद हो, गुड़ हो, थोड़ा-सा उससे आपको बचा के रखना है। ख़ासकर 30 बरस के बाद तो बिल्कुल ही मना कर देना है, ठीक है ना? इससे आपका जीवन भी बेहतर रहेगा और ये सब समस्याएँ कभी नहीं होगा। तो आप समझ गए ना कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन-सा रोग होता है? डायबिटीज़। इसको आप मधुमेह रोग बोल सकते हैं, शुगर रोग बोल सकते हैं, चिनिया रोग बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अंतिम सवाल पे। आज का अंतिम सवाल क्या है और 25 नंबर सवाल का है। सवाल है कि लाल रक्त का निर्माण होता है। लाल रक्त का निर्माण किसमें होता है? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा में होता है या फिर प्लीहा में होता है या फिर ऑप्शन सी यकृत में होता है या फिर ऑप्शन डी हृदय में होता है। तो आपको सही मालूम बता देना चाहते हैं, चित्र के माध्यम से भी आपको लगा दिए। तो इसका सही आंसर जिनको भी जानकारी है, अंतिम सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दीजिए। नहीं तो हम इसका सही आंसर बता रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा, यानी कि ये बोल रहा है आपको बोन मैरो, यानी कि इंग्लिश में इसको बोला जाता है बोन मैरो। तो देखिए ये जो अस्थि मज्जा है, यहीं से ना लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। देख लीजिए, आपको यहाँ पर तो येलो बोन मैरो से निर्माण होता है, यहाँ पर रेड बोन मैरो, यानी कि यहीं से लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। इसी को बोला जाता है अस्थि मज्जा, यानी हड्डी जो होती है उसी का अंदर जो होता है उसी को अस्थि मज्जा बोला जाता है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। तो देख सकते हैं कि दोस्तों आपको कितना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई जा रही है। तो दोस्त, आपको सच में लगता है ना कि इस वीडियो में मेहनत भी किया गया है आपके लिए, और हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी आप आराम से बना कर रहेगा अगर आप सही में देखे होंगे तो दोस्त, दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में आपका साथ और मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहाँ पर कमी हुई है और आपको कौन-सा क्वेश्चन बेहतर लगा और कितना क्वेश्चन आपको याद था। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। ओके, बाय।